हेलो वेलकम। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हमारा आज का आर्टिकल है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का टॉपिक है। तो हम वर्क डन को आज डिस्कस करेंगे कि हमारी जो डेली लाइफ है इसमें हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, हम इसको वर्क का नाम दे देते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इट इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ वर्क। फिजिक्स ये कहती है कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। फोर्स लगाने से बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो हम कहते हैं कि ये वर्क हुआ है। यूं वर्क को समझने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना लाजमी है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट भी कवर करे, तब कहेंगे कि वर्क हुआ है। अगर हम फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो तो हम उसे वर्क डन नहीं कह सकते। यानी कि फोर्स लगाएं और वो बॉडी, किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाए और वो बॉडी जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो तब हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो पहले आप जान लें कि कांस्टेंट फोर्स होती क्या है। कांस्टेंट फोर्स वो फोर्स होती है जिसकी ना तो डायरेक्शन चेंज हो और ना ही उस फोर्स की कोई मैग्नीट्यूड चेंज हो। यानी उस फोर्स की वैल्यू सेम की सेम रहे, उसमें कोई चेंज ना आए। तो आज मैं इसको डिस्कस करूंगा। पहले आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक कार्ड था, एक छकड़ा था, एक खिलौना है। ये बच्चा इस पॉइंट पे है। इधर से कोई इस कार्ड को एक रस्सी बांधी हुई है, जिसे स्ट्रिंग कह सकते हैं आप। इस स्ट्रिंग के जरिए बच्चा इसको अपनी तरफ खींचता है, तिरछी फोर्स लगाता है। इस फोर्स लगाने की वजह से ये कार्ड पोजीशन ए पे पड़ी थी, या पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आ गई, इस पॉइंट पे आ गई फोर्स लगाने से। तो अब फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। अब आप जानते हैं कि हम अब इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ले लेते हैं। और प्रोडक्ट लेने से पहले आप ये जान लें कि फोर्स इस डायरेक्शन में है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड हो रहा है। तो फोर्स के भी कुछ कंपोनेंट होते हैं। आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं अपने फिजिक्स के कि फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं। एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। वर्टिकल कंपोनेंट को हम Fy लिखते हैं, जो कि F sin थीटा के बराबर होता है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, अगर इधर से मैं डॉट गिरा दूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में होगा, जिसे हम Fx कंपोनेंट करेंगे। फोर्स का x वाला कंपोनेंट जो होता है F cos थीटा के बराबर होता है। अब क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है x एक्सिस के अलोंग है, तो फोर्स का सबसे ज्यादा इफेक्टिव कंपोनेंट भी Fx है। इसलिए हम Fy कंपोनेंट को इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारे काम का नहीं है। फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो फोर्स का जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो Fx है, जो F cos थीटा है। अब हम इस F cos थीटा, इस फोर्स के इस कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ले लेते हैं। इधर लिया वर्क को हम W से शो किया, फोर्स के कंपोनेंट का प्रोडक्ट हम लिया, और डिस्प्लेसमेंट की ये वाली मैग्नीट्यूड है। ये डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है जो फोर्स लगाने से पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिलेशन आया, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये जो एफ डी कॉस थीटा है ये वर्क की मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म है। अब हम फोर्स, क्योंकि एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, तो वेक्टर का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी हासिल होती है। और याद रखें कि वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। जब भी किसी दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी आती है, हासिल होती है। याद रखिए वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क का अगर हम यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो इस फार्मूले की मदद से हम करते हैं कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो वर्क का यूनिट है न्यूटन मीटर, जो कि एक जॉल के इक्वल है। अब जॉल क्या होता है? न्यूटन मीटर वर्क का यूनिट है जो एक जॉल के इक्वल होता है। जॉल क्या होता है?
अगर हम 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी पे लगाएं और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे उस फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि वर्क जो है 1 न्यूटन है। if 1 Newton force acts on a body and body covers the displacement of 1 meter in the direction of that force, then the work done is said to be called 1 joule. अगर 1 न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी पे लगाएं और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हम कहेंगे कि वर्क डन जो है 1 जॉल है। अब हम स्पेशल केसेस की बात करते हैं। स्पेशल केसेस से जाने से पहले मैं आपको ये मैथमेटिकली फॉर्म समझा दूं। इधर लिखा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और फोर्स के कंपोनेंट का प्रोडक्ट वर्क डन कहलाता है। ये वाला जो है ये फोर्स का कंपोनेंट है और ये वाली डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड और फोर्स के कंपोनेंट को हम वर्क डन कहते हैं जब वर्क डन किसी कांस्टेंट फोर्स के जरिए हो रहा हो तो अब हम इसकी स्पेशल केसेस की तरफ आते हैं। स्पेशल केसेस ये हैं कि हमारे पास जो है कभी जो थीटा की वैल्यू होती है, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। इस तरह अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है या 180 डिग्री तक है या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो हमारे पास वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह अगर थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन जीरो वर्क डन, तो हम कहेंगे कि हमारे पास वर्क डन नहीं होता। अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो वर्क डन जो है होता है वो 0 होता है। अगर थीटा 0 डिग्री के इक्वल है, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम वर्क डन हुआ है। तो अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा इस केस में देखें कि ये हमारे पास एक पेल है, एक बाल्टी है, इसको एक बंदे ने ऊपर से खींच रखा है, एक कांस्टेंट फोर्स के जरिए इसको खींच रखा है और वो बंदा जो है वो पर्सन जो है फॉरवर्ड मूव कर रहा है इस वेलोसिटी के साथ। यूं इस पेल को यूं पकड़कर वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। जब वो फॉरवर्ड मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इस तरह की शेप बनती है हमारे पास। फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड है। अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और हम पढ़ चुके हैं कि जब थीटा की वैल्यू 90 बनेगी तो वर्क डन जो है वो 0 होगा। कैसे 0 होगा? अगर इस थीटा की जगह मैं 90 डिग्री पुट करूं तो आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो ये फैक्टर पूरा का पूरा FD वाला 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वर्क डन भी 0 हुआ है। अब मेरी नेक्स्ट एग्जांपल ये वाली है। ये पर्सन है, इसको कहा गया है कि आप ये वाली जो दीवार है, ये वाल है, इसको गिरा दें। ये यूं जोर लगा रहा है कि ये वाल जो है, ये दीवार जो है ये गिर जाए, लेकिन आप देखें ये वैसे जोर तो लगा रहा है, फोर्स तो ये लगा रहा है, लेकिन जो हमारे पास दीवार है वो सेम की सेम है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। इसने फोर्स तो लगा दी इस दीवार पे, फोर्स इसने दीवार पे लगा दी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, दीवार को ये हटा नहीं सका। तो मेरी पहले वाली बात कि हम फोर्स लगा दी लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो वर्क डन 0 होगा। कैसे 0 होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस केस में 0 है, सो 0 वर्क is being done in this case because the displacement of the wall is 0, and we put when the value of displacement 0 in this equation, then the whole factor becomes 0. अगर मैं इधर डिस्प्लेसमेंट की जगह 0 रखूं तो हमारा तमाम का तमाम फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। एक और बात याद रखें कि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को भी वर्क डन कहते हैं, और वर्क की ये वाली भी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। ये वाला भी फार्मूला हो सकता है, ये वाला वेक्टर वाली फॉर्म है वर्क की, और ये वाली मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर टॉपिक। रिमेंबर वन थिंग कि ये जो रिलेशन है, ये स्पेशल केसेस हैं, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये भूलने नहीं चाहिए क्योंकि हर एग्जाम में ये ज्यादातर रिपीट होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर टॉपिक। थैंक्स।